विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य। उसमें उनके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी विजय और प्रशासन। जैसा कि हम सबको विदित है कि मगध साम्राज्य के उदय ने अंततः मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर राजनीतिक एकता स्थापित की थी। इस वंश के प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार व अशोक महान का नाम उल्लेखनीय है। चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा था। 347 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ और 25 वर्ष की आयु में यानी 322 ईसा पूर्व उनका राज्याभिषेक हुआ था। ये भी एक बहुत ही लंबी कहानी है जो बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक धनानंद को पराजित कर मगध के राज सिंहासन पर आसीन हुआ। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। अब मौर्यों की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत है उसको हम जानें कि चंद्रगुप्त मौर्य का उदय कैसे हुआ। ब्राह्मण साहित्य अलग कहता है, मुद्रा राक्षस अलग कहता है, विष्णु पुराण और अलग कहता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के बारे में मत एक ये नहीं है। इस प्रकार मुरा नामक दासी से ये उत्पन्न पुत्र था, इसलिए माता के वंश के यानी माता के नाम के आगे जो मुरा था उस पर यह मौर्य कहलाया। इतिहास के अंतर्गत आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य इनके गुरु, जिनकी सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मगध का राज सिंहासन ग्रहण किया। क्योंकि एक बार धनानंद ने अभिमान वंश ब्राह्मण भोज आयोजन किया था और उस भोज में प्रत्येक नगर के अपने साम्राज्य के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य भी कतार में पंक्ति में बैठे भोजन कर रहे थे। तो भोजनशाला में धनानंद निरीक्षण के लिए गया। निरीक्षण करते करते चाणक्य पर नज़र पड़ी तो चाणक्य थोड़े काले रंग का था, इसलिए धनानंद को क्रोध आ गया कि मैंने तो ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था और ये वर्ण के अनुसार काले रंग का यहाँ क्या कर रहा है। यानी चाणक्य उर्फ विष्णुगुप्त उर्फ कौटिल्य, कुटिल इनकी जाति थी। तो धनानंद को क्रोध आ गया कि भाई मैंने ब्राह्मणों को भोजन दिया था और ये शूद्र कहाँ से आ गया बीच में। तो उनका अपमान किया और दरबार से भाग जाने को कहा। तो चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी और धनानंद को चैलेंज किया कि एक दिन मैं तेरा समूल नाश कर दूंगा। इसी अग्नि की जो ज्वाला थी उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शिष्य का सहयोग मिला। अनेक उनको व्यक्तित्व मिले थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो एक 10 वर्ष की आयु का बालक शेर के जो बच्चे थे शावक उनके साथ खेल रहा था। तो इस प्रकार चाणक्य को एक योग्य शिष्य मिल गया। 15 वर्ष की कठोर तपस्या यानी 25 वर्ष तक उसको प्रशिक्षित किया और 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का नाश कर अपनी प्रण प्रतिज्ञा पूरी की और अपनी शिक्षा को वापस समेटा। तो इस प्रकार यूनानी साहित्यिक
साक्ष्य एवं जस्टिन के अनुसार मौर्य सामान्य कुल से था। जैन स्रोत हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्त में चंद्रगुप्त मौर्य को मोर पालने वाली समुदाय के मुखिया का पुत्र कहा है। बौद्ध स्रोत मां परिनिर्वाण के अनुसार बुद्ध के अवशेषों की मांग मौर्यों द्वारा किया जाना इस बात का द्योतक है कि मौर्य क्षत्रिय थे, क्योंकि बुद्ध भी क्षत्रिय थे। दिव्य अवदान बिंदुसार व अशोक को क्षत्रिय का मान्य मत, अधिकांश विद्वान मौर्यों को क्षत्रिय ही मानते हैं। इस प्रकार मौर्य वंश प्राचीन भारतीय साम्राज्य स्थापित विलियम जोन्स ने सैंड्रोकस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी और इनको भारत का मुक्तिदाता कहा है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य में अनेक विजय की थी और इनकी जो प्रमुख विजय हैं वो है सेल्यूकस से युद्ध 305 ईसा पूर्व। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस बेबीलोन का राजा बना। बैक्ट्रिया विजय के बाद उनके मन में सिकंदर के भारत विजय के अधूरे काम को पूर्ण करने की लालसा जाग उठी। फलस्वरूप काबुल के मार्ग से होते हुए वह सिंधु नदी की ओर बढ़ा और उसने सिंधु नदी पार की और चंद्रगुप्त की सेना से सामना हुआ, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुआ और एक संधि हुई। इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इस विवाह संबंध का विस्तृत उल्लेख केवल एपीएनएस में किया गया है। यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, यानी भारत के संदर्भ में ये अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। इस प्रकार प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 राज्य प्रदान किए, जो पहला था एरिया यानी हेरात, दूसरा था अराकेसिया यानी कंधार, तीसरा था जेड्रेसिया यानी मकरान और चौथा था पेरोपनिस्दे यानी काबुल। सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा और मेगस्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। ये आप सब विद्यार्थियों को विदित होगा, क्योंकि आप अगर बीए फर्स्ट ईयर में और ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको इस पुस्तक का ज्ञान अवश्य होगा। इस प्रकार मेगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, वो उस तत्कालीन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रची गई थी और सेल्यूकस का जो राजदूत था मेगस्थनीज, वो 305 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के मध्य उनके दरबार में रहा। इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि यह ग्रंथ अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह भारत आने वाला प्रथम यूनानी राजदूत था। इंडिका ग्रीक भाषा में इसे मौर्य साम्राज्य का दर्पण कहा जाता है। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त का नाम सैंड्रोकस के रूप में उद्धृत किया। इसके अनुसार शासकों के चारों ओर सशस्त्र महिलाएं अंगरक्षक के रूप में रहती थी। चंद्रगुप्त की राजधानी पोलीबोथरा यानी पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र गंगा व सोन नदियों के संगम पर स्थित तथा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था। मेगस्थनीज ने उत्तरापथ का वर्णन किया। यह सड़क सिंध को बंगाल के सोनार गांव से जोड़ती थी। इस सड़क का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, जबकि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। मेगस्थनीज ने लिखा है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ने का वर्णन मिलता है। अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण यानी राशनिंग प्रणाली लागू की, जो सोहगरा अभिलेख से प्राप्त होती है। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में लेखन कला का अभाव था। ये बहुत बड़ा इसका विवादास्पद बयान था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो विभिन्न नाम मिलते हैं वो है सैंड्रोकोटस यानी स्टेबो एरियन जस्टिन ने का, एंड्रोकोटस यानी एपियनस और प्लूटार्क ने का। सैंड्रोकोटस का प्रयोग निरियाकस ने भी किया। 28 फरवरी सन 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सम्मुख बताया कि ये तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही है।
चंद्रगुप्त मौर्य का नाम प्राचीनतम अभिलेख ये साक्षी है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में भी मिलता है, क्योंकि जूनागढ़ जो एक झील है यानी सुदर्शन झील है जो जूनागढ़ में स्थित है, उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनके प्रांतपति यानी राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। उस पर चंद्रगुप्त और पुष्यगुप्त का नाम उल्लेख है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सुदर्शन झील पर 4 शासकों के नाम का उल्लेख है। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, शक शासक रुद्रदामन और गुप्त शासक स्कंदगुप्त। इन्होंने समय समय पर सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया और किसी ने बेगार प्रथा के तहत करवाया, तो रुद्रदामन जो ऐसा शासक था जिसने मजदूरों को मजदूरी देकर, भुगतान कर, वेतन देकर उस टूटी हुई सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को जबरदस्त तरीके से हराया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य संपूर्ण भारत में फैल गया। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा हर्यक वंशीय बिंबिसार के समय में प्रारंभ हुई थी, यानी 544 ईसा पूर्व, वो वापस उसका दौरान किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय वह चरमो उत्कर्ष पर पहुंच गई। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तरी पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक तथा पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का समर्थक बन गया था और जैन अनुश्रुतियों के अनुसार जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने राजकाज अपने पुत्र बिंदु को सौंपकर 298 ईसा पूर्व जैन आचार्य भद्रबाहु से शिष्यत्व ग्रहण कर उनके साथ श्रवण बेलगोला जो मैसूर कर्नाटक में स्थित है वहाँ पर चले गए और चंद्रगिरी पहाड़ी पर काया क्लेश यानी सलेखना द्वारा उनकी मृत्यु का हमें प्रमाण मिलता है। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आप को उपवास द्वारा यानी सलेखना द्वारा समाप्त कर लिया था। उनके गुरु चाणक्य के बारे में भी हम थोड़ा जाने कि वो चंद्रगुप्त मौर्य को एक जीरो से हीरो कैसे बनाते हैं। चाणक्य ने बचपन का जो रूप था, उनका नाम था, वो विष्णुगुप्त के रूप में था। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में विद्यार्थी भी रहे, वहाँ पर प्रोफेसर भी रहे और तक्षशिला विश्वविद्यालय संपूर्ण प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है और उनके कुलपति भी रहे हैं। उनके पिता चाणक्य थे। उनके पिता के नाम पर चाणक्य यानी चाणक्य, इनका नाम कुटिल इनकी जाति थी, इसलिए कौटिल्य कहलाए। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। उनका उपनाम कौटिल्य था, जो लोक प्रशासन की प्रथम प्रमाणिक पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र जो 15 अभिकरणों यानी खंडों में विभाजित है, उनके अनुसार राज्य के 7 अंग है। राजा यानी स्वामी, अमात्य यानी मंत्री, मित्र यानी सखा, सेना, कोष यानी आकार, धन, खजाना, दुर्ग यानी राजा के लिए किला, जनपद यानी जिला। ये 7 अंग राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। इससे एक राजा द्वारा सुशासन स्थापित किया जा सकता है। इन 7 अंगों के द्वारा ही राज्य स्थिर रह सकता है। इनमें से अगर कोई भी अंग राजा, अमात्य, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग और जनपद ये अगर डगमगा जाए तो राज्य रेत की तरह यानी बालू के मैल की भांति गिर जाता है। पुराणों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण यानी द्विज कहा गया है। कौटिल्य के अनुसार राजा धर्म प्रवर्तक यानी सामाजिक व्यवस्था का संचालक होता है। अब मौर्य जो प्रशासन था यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासन था उस पर हम थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं कि मौर्य प्रशासन की जानकारी मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र व अशोक महान के अभिलेखों से हमें मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य प्रशासन का उद्देश्य लोक हितकारी बनाना था।
इस उद्देश्य से एक और तो विकास व सुदृढ़ीकरण था, आर्थिक हितों की सुरक्षा पर बल दिया गया, तो दूसरी ओर शोषणात्मक यानी विघटनकारी प्रवृत्तियों पर भी अंकुश लगाकर जनता का जीवन खुशहाल बनाने के ध्येय से कठोर नियम बनाए। मौर्य केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था राजा पर आधारित थी। अर्थशास्त्र में राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण पहलुओं का विस्तृत विवेचना है। इंडिका भी मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तिगत जीवन, उनकी कार्यकलापों का उल्लेख करता है। कौटिल्य राजतंत्र का समर्थक था। वह राजा को सर्वशक्तिशाली और राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानता था। उनके अनुसार राजा या राज्य की उत्पत्ति समाज में फैली अव्यवस्था यानी मत्स्य न्याय की स्थिति को समाप्त करने के लिए हुई थी। राजतंत्रीय व्यवस्था के अनुकूल चंद्रगुप्त मौर्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। राज्य के सभी अधिकार राजा के पास थे। वह कार्यकारिणी का प्रधान था। परंपरागत राज्य शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार राजा सिर्फ धर्म कानून का पालन करने वाला होता था, कानून का निर्माता नहीं, परंतु कौटिल्य राजा को कानून निर्माण का अधिकार भी देता है। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य शासन राजा द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक कानून, कानूनों के अन्य स्रोत, धर्म, व्यवहार और चरित्र सबसे ऊपर था। इस प्रकार राजा को विधायिका संबंधी अधिकार भी मिला था। यह सेना व न्याय का भी प्रधान था। इस प्रकार अर्थशास्त्र में एक विस्तृत नौकरशाही का भी उल्लेख मिलता है। राज्य के विभिन्न विभागों की देखभाल के लिए अनेक पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया था। सबसे ऊपर अधिकारियों को तीर्थ या महामात्र अथवा अमात्य कहा गया है और इनकी संख्या 18 थी। इस प्रकार इन तीर्थ यानी अधिकारी 18 वो इस प्रकार थे। मंत्री, पुरोहित, प्रधानमंत्री अथवा प्रमुख धर्माधिकारी थे। सन्निधाता राजकीय कोषाधिकारी, समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी यानी वित्त मंत्री, युवराज राजा का उत्तराधिकारी, सेनापति सेना अध्यक्ष, नायक सेना का संचालक, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रधान, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, मंत्री परिषद अध्यक्ष मंत्री परिषद का अध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, प्रशासता राज की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राज के दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला प्रधान अधिकारी, दंडपाल सैनिक सामग्री का प्रबंध करने वाला, दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का संरक्षक, नागरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी, अंतर्विशिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान, दोवारिक राजमहल का देख रेख करने वाला, आठविक वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। इस प्रकार सप्तांग सिद्धांत में राजा को सिर कहा गया है, अमात्य को आंख कहा गया है, जनपद यानी जंगा, दुर्ग या किला बाहें, कोष या धन मुख, दंड को मस्तिष्क और मित्र को कान, अमात्य योग्य अधिकारियों का एक समूह था। इस प्रकार मौर्य जो नौकरशाही थी वो पिरामिड के समान थी। सबसे शीर्ष पर मंत्री और उसके नीचे अन्य अधिकारी थे, जैसे आज होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल व स्थायी सेना का भी गठन किया। प्रशासन की तरफ से सेना की देखभाल का उचित प्रबंध किया गया। कौटिल्य व मैगनीज दोनों ही सैन्य व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। कौटिल्य के अनुसार सेना चतुरंगिणी, पैदल, हाथी, घोड़ा, रथ आदि थे। सीमांतों की रक्षा के लिए मजबूत दुर्ग बनाए गए थे, जिसकी सुरक्षा दुर्गपाल और अंतपाल करते थे। आंतरिक सुरक्षा व अपराध तथा अपराधियों के नियंत्रण के लिए राज्य ने पुलिस और गुप्तचरों की व्यवस्था की। इस प्रकार ये साम्राज्य में गूढ़ पुरुष गुप्तचरों का जाल सा बिछा हुआ था। गुप्तचरों की दो श्रेणियाँ थी, संस्था और संचार। संस्था यानी स्थायी गुप्तचर, बैठे बैठे एक जगह सूचना एकत्रित करना। संचार यानी जगह जगह घूमकर सूचनाएं एकत्रित करना। इस प्रकार प्रांतीय शासन भी मौर्यों का जो था वो इकाई के रूप में था और प्रशासनिक सुविधा के लिए संपूर्ण मौर्य साम्राज्य को विभिन्न इकाइयों में विभक्त किया गया था और फिर उनके अंडर में स्थानीय शासन था। प्रांतों को छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त किया गया था। प्रांतों को जिला या स्थानीय में विभक्त किया गया और जिला परिषद का प्रधान स्नातक होता था। एक स्नातक में 800 ग्राम होते थे। स्थायी जो थे वो स्थानीय से छोटी प्रशासनिक तथा द्रोणमुख थी, जिसमें 400 गांव थे।
और फिर थी खरवटिक 200 ग्राम, और सबसे छोटी इकाई थी गांव। इसके प्रधान को ग्रामिक कहा जाता था। ग्रामिक को कार्य पर गोप नियंत्रण करते थे। एक गोप की जिम्मेदारी 10 ग्राम थे। गोप व अन्य ग्राम प्रशासन के अधिकारियों को कार्यों की देखभाल में प्रतिष्ठा भी मदद करता था। इस प्रकार राज्य की जो न्याय व्यवस्था थी उनके लिए न्यायालय थे, और न्यायालय धर्मस्थली और कंटक शोधन अलग अलग थे। राजदारी, फौजदारी, ये राजस्व व्यवस्था का प्रबंधक संभालता था। सन्निधाता राज के कोष का कोषाध्यक्ष था, और राज्य में जो कर था वो 1/6 भाग लिया जाता था। इस प्रकार मौर्यकालीन समाज भी वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, और 4 वर्णों का इसमें उल्लेख है। तो इस प्रकार मौर्य प्रशासन में जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, इसको सभी को मिलाकर वार्ता कहा गया। मौर्य में मिश्रित अर्थव्यवस्था थी अपनाई गई, जिनके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य की प्रगति हुई, और मौर्य युग की आर्थिक संबद्धता बढ़ी। अर्थशास्त्र जब कृषि व्यवस्था पर संपूर्ण प्रकाश पड़ता है। राज्य कृषि पर नियंत्रण रखता था। फसलें भी 3 ली जाती थी एक वर्ष में अर्थशास्त्र के अनुसार। इस प्रकार जो मौर्यकालीन जो स्थिति है वो सुखमय थी, शांतिपूर्ण थी, और मौर्य ने कुल मिलाकर 137 वर्ष तक राज्य किया। 184 ईसा पूर्व मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहदत्त की हत्या कर, जो एक शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने शुंग वंश का शासन स्थापित किया। इस प्रकार अगले टॉपिक में हम सम्राट अशोक महान के बारे में पढ़ेंगे।